हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2। एक लेक्चर हम लोग ऑलरेडी इसका कल कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए कल के लेक्चर का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा था वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, यूनिट वाज मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन पढ़ा था हमने क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हुआ कि वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। और हमने कई सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। एक पढ़ा था लीनियर मोशन के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और हमने पढ़ा था h इज इक्वल्स टू यू टी, h नहीं यहाँ पे s होगा अगर हॉरिजॉन्टल की बात है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर मोशन अंडर द ग्रेविटी हम लोग ने पढ़ा था v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी और पढ़ा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। और एक पढ़ा था h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि फॉर अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी टेक g को माइनस जी, और सारी इक्वेशन में हम उसको रख देंगे। तो यहाँ बनेगा v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, यहाँ बनेगा क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh और h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हमने कल ये बताया था आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ विच वॉज योर कि इफ़, जैसे कि एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज का मतलब होता है एनी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन टी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अगर मैंने बताया था कि इफ़ v2 इज़ ग्रेटर देन v1 देन क्या होगा आपका एक्सेलरेशन, एंड इफ़ v1 इज़ ग्रेटर देन v2 तो क्या होगा रिटार्डेशन। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने बताई थी आप लोगों को। आज हम थोड़ा सा इसको और एक्सपैंड करेंगे कि होता क्या है बेसिकली। एक्सेलरेशन हमने क्या बताया है, एक्सेलरेशन जो होता है दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म जो कि हमारा जिस पे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म अनप्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग फिलहाल एक बार क्विक रिकैप पे तौर पे नोट कर लीजिए। चलिए, जैसे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इनिशियली आवर स्पीड वाज 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर हमारी स्पीड क्या हुई, हमने बढ़ाया इसको 10 मीटर पर सेकेंड तक, और इस बीच हमारा टाइम कितना लगा, मान लो कि 1 सेकेंड लगा। फिर हमने 10 से स्विच किया 15 या कहें कि 20 मीटर पर सेकेंड पे। यहाँ पे भी हमारा कितना लगा टाइम, 1 सेकेंड। हमने और एक्सेलरेट किया तो हम पहुँच गए 30 मीटर पर सेकेंड पे, और हमारा टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। फिर हमने और एक्सेलरेट किया तो हम कहाँ पहुँच गए 40 मीटर पर सेकेंड, और इस चेंज में हमें कितना वक्त लगा 1 सेकेंड का। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, चाहे तो आपका ये फर्स्ट हो 0 और 10 के बीच में हो, इन दोनों के बीच में क्या है आप बताइए, चेंज इन वेलोसिटी कितना है 10 माइनस 0, और टोटल टाइम टेकन कितना है, या चेंज इन टाइम कितना है, इनिशियल टाइम 0 मान लेते हैं तो चेंज इन टाइम कितना है 1 सेकेंड। ठीक, तो बहरहाल ये आपका आएगा कितना 10, और इन दोनों का देखिए 10 और 20 का देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। तो यहाँ पे भी आपको एक्सेलरेशन कितना मिला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस गैप में देखिए यहाँ पे भी वही है 30
कहें कि 30 - 20 अपॉन टोटल टाइम 1 कितना है 10। इस गैप में भी देखें तो कितना आएगा एक्सेलरेशन 40 - 30 अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ कितना आ रहा है? तो एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन is that acceleration in which the change in velocity in a definite interval of time is constant throughout the motion। मतलब कि वेलोसिटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में वो सेम है। मतलब अगर पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ तो दूसरे सेकंड में भी कितना का चेंज होगा? देखिए 10 और 20 में कितना 10 ही होगा, तीसरे सेकंड में भी इतना ही होगा। तो जहां पे चेंज पर्टिकुलर टाइम में सेम है वो दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जहां पे कांस्टेंट ना हो, मतलब मान लो कि 0 से 10 जाने में आपको 1 सेकंड लगा और 10 से 20 जाने में आपको 4 सेकंड लग गया है, 20 से 30 जाने में आपको 2 सेकंड लगा। मतलब जहां पे टाइम वेरी कर रहा, चेंज वही है लेकिन टाइम वेरी कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा? दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन वेयर द चेंज इज नॉट यूनिफॉर्म इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज योर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड वेयर द चेंज इज कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर या इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड दैट इज एप्लीकेबल टू द न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। दो तरह की इनर्शिया होती है, रेस्ट वाली और एक मोशन वाली। भैया फर्स्ट लॉ बहुत कॉमन सी बात कहता है कि एन ऑब्जेक्ट will always be in a position of rest or in a position of motion unless and until any external force is applied on it to change its position or direction of motion। क्या कहे गए अंग्रेजी भाषा में? न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो दैट विल ऑलवेज ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट अनलेस एंड अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट टू चेंज इट्स पोजीशन और इट्स डायरेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो दैट विल ऑलवेज ट्राई टू बी इन रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो दैट विल ऑलवेज ट्राई टू बी इन मोशन। यही वजह है कि जब भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था, जैसे मान लो ये आपका यहाँ पे एक कागज़ लगा दिया ग्लास के ऊपर हमने, ठीक, और यहाँ से इसको हमने खींचा और यहाँ पे एक हमारा कॉइन रखा हुआ है। इसको जब हम झटके से खींचेंगे तो कॉइन क्या होगा? कॉइन ग्लास के अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो रेस्ट पे था, वो वहीं रहना चाह रहा था और नीचे चला गया। कोई चलती हुई मूविंग व्हीकल से इंसान उतरता है तो ऑन द स्पॉट आप उतर नहीं सकते, या कोई भी चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो, वो चीज़ चलते हुए ऑब्जेक्ट से उतर के वहीं पे नहीं रुक सकती, या तो फिर गिर जाएगी, टूट सकती है, इंसान है तो उसे चोट लग सकती है। तो तभी देखिए जैसे मान लीजिए ट्रेन जा रही है, ये मान लीजिए कार है या जो भी है, कोई एक मूविंग व्हीकल है, उसमें से कोई इंसान उतरा, पहले इंसान इस पे सवार था और ये v वेलोसिटी से जा रहा था, तो कुछ वक्त तक ट्रेन के ही या जो भी गाड़ी से उतरा उसकी डायरेक्शन में इंसान दौड़ता है, ताकि फिर धीरे धीरे अपने पैरों की मसल्स की हेल्प से वो अपने आप को स्लो डाउन करता है। अगर वो चाहे कि डायरेक्टली उतर जाए तो न्यूटन लॉ क्या कहता है कि वो हमेशा अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव करते रहना चाहेगी, वो नहीं चाहेगी कि हम रुकें, तो वो अपने मोशन को क्या करेगी? अपोज करेगी, सॉरी अपने रेस्ट पे आने को क्या करेगी? अपोज करेगी। इसीलिए इंसान अक्सर चलती हुई ट्रेन से जब उतरता है तो गिर जाता है, या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से या मूविंग व्हीकल से उतरता है तो गिर जाता है, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में उसको कुछ देर तक भागना होता है, फिर अपने मसल्स की हेल्प से अपनी वेलोसिटी को कम करके फाइनली रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर आता है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज योर second law states that सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब भाई मोमेंटम क्या है आपका? P इज व्हाट? P इज योर, अब मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू
तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, एक कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे कांस्टेंट कितना होता है 1, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी में भी ले सकते हैं और इक्वलिटी में भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट 1 होता है। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें, किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम कितना है, मान लीजिए मास उसका m है और उसकी वेलोसिटी क्या है, u है। ये क्या है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जनरली हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जब मूव करता है तो मास में कोई चेंजेस नहीं आते। और अगर मान लेते हैं कुछ वक्त के बाद उसमें हमने फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, वो फाइनल वेलोसिटी बन गई, कुछ और वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, Pf माइनस Pi। Pf कितना है mv माइनस mu, तो आपका F कितना आएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P कितना है mv माइनस mu अपॉन डेल्टा T। m कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा v माइनस u। v माइनस u इज़ व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, सो चेंज इन वेलोसिटी upon change in time, this is your acceleration, you all can see that, so F will be equal to ma। F क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से फाइनली आप लिख सकते हो कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो इतना आप लोग नोट करें पहले। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 2 न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। हम लोग पढ़ेंगे अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत पॉपुलर लॉ है, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। जैसे मान लो क्या है, टू एवरी एक्शन there is always equal and opposite reaction। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आप समझ सकते हो कि जैसे हेलीकॉप्टर की बात करें, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे ये हमारा हेलीकॉप्टर है, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मान लो, तो इसके लैंडिंग सिस्टम है और ये इसके प्रोपेलर्स हैं एंड इट इज़ रोटेटिंग। क्या होता है इसमें भाई, फाइनली क्या होता है, ये उठता है, यहाँ पे गेट और बना देते हैं, ठीक है, पायलट बैठा हुआ है। चलो, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि हेलीकॉप्टर पुशेस द एयर अराउंड इट डाउनवर्ड। क्या है ये, एयर को पुश करता है नीचे की तरफ। एयर को जब पुश करेगा तो नीचे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसके पास मास है, वो हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाने लगता है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है, इफ़ यू टॉक अबाउट द मोशन अंडर ग्रेविटी, कि द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज फॉल फ्रॉम अ हायर हाइट टू अ लोअर हाइट, इट विल नेवर गो फ्रॉम अ लोअर हाइट टू हायर हाइट अनलेस एंड अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मतलब नेचुरली जो होगा वो हमेशा हायर टू लोअर होगा। जैसे करंट है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आता है, वैसे ही कोई भी प्रेशर है तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर में क्या होगा, फ्लूइड किधर जाएगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो इसने नीचे की तरफ लगाया तो ये क्या है, आपका एक्शन है, ठीक। तो ऊपर की तरफ क्या मिलेगा, इसका रिएक्शन। तो हेलीकॉप्टर उड़ता है। रॉकेट की बात करें, रॉकेट में क्या होता है, ये इंडिया की मिसाइल है,
ठीक है, इतना गंदा सा वैसे नहीं होता, लेकिन फिर भी ये अग्नि मिसाइल है इंडिया की, मान लो अपने देश की मिसाइल है ये, ठीक। तो क्या होता है, हॉट बर्न्ड गैसेस नीचे निकलती हैं प्रेशर के साथ, हॉट बर्न्ड गैसेस बहुत प्रेशर के साथ निकलती हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या हुआ, एक्शन, तो इसी का रिएक्शन क्या मिला आपको, ऊपर की तरफ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कोई इंसान, जैसे मान लो ये स्विमिंग पूल है और ये एंड है जहाँ से लोग जंप करते हैं, तो एक इंसान है उसको तिरछा मैंने खड़ा कर दिया मान लो, तो इफ ही और शी वांट टू गो अहेड देन ही विल और शी विल बी पुशिंग दिस। एक्शन किधर करेगा, उसको इसके बदले में रिएक्शन किधर मिलेगा, इसीलिए वो आगे बढ़ जाता है। कोई इंसान स्विम करता है, मान लो एक इंसान यहाँ पे स्विम भी कर रहा था, तो क्या होगा, वो पानी को पीछे फेंकेगा, तो ये हो गया ए मतलब एक्शन, ये हो गया रिएक्शन जिसकी वजह से वो आगे जा रहा है। अगर वो पानी को आगे ढकेलेगा, मान लो एक्शन इधर कर रहा है, तो रिएक्शन किधर मिलेगा, पीछे जाएगा। तो ये तो बहुत बेसिक्स एग्जांपल्स हैं जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैसे मान लो ये एक टेबल है, क्या है ये, एक टेबल है और एक m मास का ऑब्जेक्ट इसमें रखा हुआ है। तो नेचुरली अगर देखा जाए तो भाई क्या होता है, नेचुरली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है एक फोर्स लगाता है नीचे की तरफ, दैट फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट, और वही किसके बराबर होता है, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक। और इसी के रिएक्शन में जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स लगता है। क्या लगता है, रिएक्शनरी। नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स क्यों कह रहे हैं, नॉर्मल लाइन देखो क्या होती है, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस या अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये है तो नॉर्मल लाइन ये होगी। इधर एक तरफ 90 तो ऑब्वियसली दोनों तरफ भी 90, दूसरी तरफ भी 90 होगा क्योंकि पूरा 180 होता है। सरफेस आपका ऐसा है तो नॉर्मल ये बनेगी, सरफेस आपका ऐसा है तो नॉर्मल ये बनेगी, इधर की ये बनेगी और इधर की ये बनेगी, हर तरफ से एंगल 90 होगा। सरफेस आपका ऐसा है तो नॉर्मल क्या बनेगी, ये बनेगी, इधर की नॉर्मल बनाना चाहेंगे तो नॉर्मल ये बनेगी, इधर भी 90 और इधर भी 90। तो इट वॉज ऑल अबाउट योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।